अध्याय 8 नीतीश एक पहेली। भाग 1 बिहार में बहार है। फरवरी 2005 के विधानसभा चुनावों में खंडित जनादेश आया। भाजपा और जदयू का राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए 92 सीटों के साथ अग्रणी गठबंधन के रूप में उभरा, जबकि राजद 75 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। हालांकि दोनों ही खेमे 122 के बहुमत के आंकड़े से चूक गए। नतीजे घोषित होते ही दोनों खेमे रामविलास पासवान को लुभाने की कोशिश करने लगे, जिनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा ने 29 सीटें जीती थी और किंगमेकर की भूमिका निभा सकती थी। जब ये स्पष्ट हो गया कि उनके समर्थन के बिना सरकार नहीं बन सकती, तो पासवान को तरह तरह के प्रस्ताव दिए गए। हालांकि पासवान किसी भी पक्ष का समर्थन करने पर अड़े रहे। उन्होंने कहा, मैं न तो सांप्रदायिक भाजपा से हाथ मिलाऊंगा और न ही भ्रष्ट और जातिवादी राजद से। मैं न तो उनका समर्थन स्वीकार करूंगा और न ही उनमें से किसी का समर्थन करूंगा। यहां तक कि सोनिया गांधी द्वारा पासवान को राजद का समर्थन करने के लिए मनाने की कोशिशें भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाईं। पासवान एक गैर भाजपा, गैर राजद गठबंधन का नेतृत्व करने को तैयार थे, लेकिन इन सबसे बढ़कर उन्होंने राज्य में राष्ट्रपति शासन को प्राथमिकता दी। कांग्रेस, जिसकी सीटें 2000 में 23 से घटकर 2005 में 10 रह गई थी, को विपक्षी खेमे के सभी दलों ने धर्मनिरपेक्ष वोटों को विभाजित करने और एनडीए की स्थिति को मजबूत करने के लिए दोषी ठहराया। मौजूदा गतिरोध को देखते हुए कांग्रेस नेताओं ने सोचा कि राष्ट्रपति शासन एक बुरा विचार नहीं होगा। उन्होंने सोचा कि शायद पासवान के कुछ विधायकों को तोड़कर और उन्हें सहयोग करने के लिए मजबूर करके इससे एक समाधान निकलेगा। किसी भी पार्टी के सरकार बनाने में असमर्थ होने के कारण 6 मार्च 2005 को बिहार में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होते ही लोजपा विधायक पासवान के हठधर्मिता से बेचैन हो गए। पासवान के अनिर्णय से तंग आकर 29 में से 17 विधायकों ने बगावत कर दी और नीतीश कुमार का समर्थन करने का वादा किया। इनमें से ज्यादातर विधायकों का मानना था कि लालू विरोधी अभियान के दम पर उन्हें जीत मिली है और उन्हें राज्य में गैर राजद सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए। लोजपा महासचिव नागमणि ने अपने पद और पार्टी से इस्तीफा दे दिया। बिहार लोजपा प्रमुख ने खुलेआम बयान दिया, पासवान ने जनता के फैसले का अपमान किया, जो राजद विरोधी ताकतों के पक्ष में था। सरकार बनाने के उनके अड़ियल रुख के लिए जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। पासवान को अपनी पार्टी में फूट का असली खतरा नजर आ रहा था। पासवान, जो केंद्र की यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी थे, राजद के समर्थन से सरकार बनाने के लिए राजी हो गए, लेकिन केवल एक मुस्लिम मुख्यमंत्री के साथ। चिंतित लालू ने लोजपा के भीतर विद्रोह का फायदा उठाते हुए यूपीए पर सदन भंग करने का दबाव डाला। इस राजनीतिक उथल पुथल के दौरान एक बेहद विवादास्पद भूमिका निभाने वाले व्यक्ति बिहार के राज्यपाल बूटा सिंह थे। राजीव गांधी की सरकार के दौरान गृह मंत्री के रूप में सिंह का कार्यकाल बेहद शानदार रहा। उन्होंने 3 संवैधानिक रूप से निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त किया। पंजाब में सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार 1987, तमिलनाडु में अन्ना द्रमुक सरकार 1988 और कर्नाटक में एसआर बोम्मई की सरकार 1989। बाद में हुई बर्खास्तगी ने एक कानूनी लड़ाई को जन्म दिया, जिसके परिणामस्वरूप 1994 में अनुच्छेद 356 के प्रयोग के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का एक ऐतिहासिक फैसला आया। जुझारू बूटा सिंह ने एक बार नॉर्थ ब्लॉक में अपने प्रभाव का वर्णन इस प्रकार किया था, एक समय सरदार पटेल थे, अब सरदार बूटा सिंह है। हालांकि बूटा सिंह ने इससे बहुत कम सीखा। उन्होंने 21 मई 2005 को विधानसभा भंग करने की सिफारिश की। मंत्रिमंडल की आधी रात को बैठक हुई, रिपोर्ट स्वीकार की गई और उसे मास्को स्थित राष्ट्रपति के शिविर कार्यालय, जहां वे दौरे पर थे, को फैक्स कर दिया गया। राष्ट्रपति ने अगले 2 घंटों के भीतर इसे मंजूरी दे दी। बिहार में सरकार बनाने का पहला मौका पाने वाली भाजपा राज्यपाल के प्रति अपना गुस्सा नहीं रोक पाई और उन्हें झूठा सिंह कहने लगी। ऐसा लग रहा था मानो बूटा सिंह भाजपा के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी जारी रखे हुए थे। हालांकि सिर्फ भाजपा ने ही इस पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक नहीं ठहराया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर अपने फैसले में अपनी नाराजगी नहीं छिपाई। उसने कहा, अनुच्छेद 356 के तहत की गई कठोर और अतिवादी कार्रवाई को राज्यपाल की सनक और मनमानी के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। मंत्रिपरिषद को राज्यपाल की रिपोर्ट में दिए गए तथ्यों की जांच करनी चाहिए थी और फिर उसे जल्दबाजी में सच मान लेना चाहिए था। राज्यपाल ने स्पष्ट रूप से मंत्रिपरिषद को गुमराह किया। विपक्ष ने इस फैसले का इस्तेमाल बूटा सिंह के इस्तीफे की मांग के लिए किया। सिंह अपनी बात पर अड़े रहे, जैसा कि वे पहले भी ऐसे मौकों पर करते रहे थे।
हालांकि शर्मिंदा कांग्रेस नेतृत्व के दबाव में उन्हें अंततः पद छोड़ना पड़ा। हालांकि बूटा सिंह को बाद में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) के अध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया। अंतिम झटका। नवंबर 2005 में फिर से चुनाव हुए। ये बिहार में लालू के 15 साल के प्रभुत्व पर अंतिम झटका साबित हुआ। नतीजे घोषित होने से पहले ही यह स्पष्ट हो गया था कि लालू अब अपनी सत्ता नहीं बचा पाएंगे। अगर लालू के सामाजिक न्याय के मॉडल को लेकर कोई भ्रम था, तो वो पहले ही दूर हो चुका था। पासवान के गठबंधन से अलग होने से राजद के महत्वपूर्ण दुसाध वोट भी छिन गए, जबकि कई अन्य निराश अति पिछड़े वर्ग के लोग भी राजद से अलग हो गए। फरवरी 2005 के चुनावों के बाद की घटनाओं, जिसमें नीतीश कुमार को विवादास्पद रूप से सरकार बनाने का मौका नहीं दिया गया था, के परिणामस्वरूप जदयू भाजपा गठबंधन के पीछे सहानुभूति वोटों का एकीकरण भी हुआ। परिणामस्वरूप एनडीए, जो कुछ महीने पहले ही सरकार बनाने के लिए संघर्ष कर रहा था, नवंबर के चुनावों में 143 के भारी बहुमत के साथ सत्ता में लौट आया। नवंबर के चुनावों में सबसे बुरी हार लालू की राजद और पासवान की लोजपा को मिली। 243 सदस्यीय विधानसभा में राजद अपनी अब तक की सबसे कम 54 सीटों पर सिमट गई। पासवान को सिर्फ 10 विधायकों से ही काम चलाना पड़ा। आगे की चुनौती। जब नीतीश कुमार बिहार के नए मुख्यमंत्री बने, तो उनकी भूमिका बिल्कुल भी सराहनीय नहीं थी। नीतीश की शैली और दृष्टिकोण लालू से बिल्कुल अलग थे। दोनों ने 1970 के दशक के मध्य में जेपी आंदोलन के दौरान अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत साथ साथ की थी। लालू जहां संख्याबल में महत्वपूर्ण यादव जाति से थे, वहीं नीतीश जमींदार पिछड़ी कुर्मी जाति से थे। लालू इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा और एक सच्चे भीड़ खींचने वाले व्यक्ति थे। कुछ ही वर्षों में वे सहज रूप से एक स्वाभाविक राजनेता के रूप में विकसित हो गए। दूसरी ओर नीतीश एक अधिक संयमी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे, जिन्हें एक महत्वपूर्ण राजनीतिक व्यक्ति के रूप में खुद को स्थापित करने में समय लगा। 1998 से 2004 के बीच एनडीए सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में नीतीश कुमार को कई अच्छे कार्यों का श्रेय दिया गया, लेकिन उन्हें अभी तक वो प्रसिद्धि और पहचान नहीं मिली है जिसके वे हकदार हैं। रेल मंत्रालय के कई जानकार अक्सर रेलवे के कायाकल्प का श्रेय नीतीश कुमार की पहलों को देते हैं, जिन्हें बाद में यूपीए शासन के दौरान लालू प्रसाद यादव ने लागू किया था। अधिकारी अक्सर कहते हैं कि नीतीश कुमार के कार्यकाल में रेलवे लाइनों में बड़े पैमाने पर सुधार हुआ और यात्री ट्रेनों की समयबद्धता में सुधार हुआ। रेलवे बोर्ड के एक पूर्व सदस्य के अनुसार नीतीश कुमार के कार्यकाल में बड़े पैमाने पर संपत्ति प्रतिस्थापन ने उनके उत्तराधिकारी लालू प्रसाद यादव को मौजूदा पटरियों पर अधिक माल ढुलाई करने में मदद की। हालांकि इनमें से ज्यादातर विवरण आम जनता की नजरों से ओझल रहे, जिन्होंने रेलवे के कायाकल्प के लिए लालू प्रसाद यादव की प्रशंसा की, लेकिन नीतीश कुमार ने अपने मंत्रिपरिषद कार्यकाल के दौरान यह महसूस किया कि विकास ही अच्छी राजनीति हो सकती है। इसके अलावा विकास के सभी मानकों पर बिहार सबसे निचले पायदान पर था। ऐसे में बुनियादी काम भी ठीक से करने पर उन्हें पहचान और वोट दोनों मिल सकते थे। हालांकि नीतीश को न केवल सबसे खराब आर्थिक और मानव विकास मानकों वाला राज्य विरासत में मिला, बल्कि एक भ्रष्ट और पराजित नौकरशाही भी। सबसे पहली बात, नीतीश को एहसास हुआ कि उनका पहला काम एक नौकरशाही सहायता प्रणाली बनाना था जो उनके विचारों को लागू करने में उनकी मदद कर सके। ऐसी टीम बनाने की अपनी चुनौतियां थीं। भ्रष्टाचार, कुशासन और राजनीतिक हस्तक्षेप के दलदल में फंसे ज्यादातर योग्य नौकरशाह या तो झारखंड चले गए थे या विभाजन के दौरान केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। बदकिस्मत नौकरशाहों ने खुद को एक अविकसित बिहार की सेवा करने के भाग्य के हवाले कर दिया। ईमानदार और वास्तविक योग्यता वाले दुर्लभ प्रतिभावान लोगों को गुमनाम पदों पर भेज दिया गया। नीतीश ने अपने इरादे तब स्पष्ट कर दिए जब शपथ ग्रहण के तुरंत बाद पत्रकारों ने उनसे उनकी प्राथमिकताओं के बारे में पूछा। शासन, 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 उन्होंने दोहराया। सुशासन के नीतीश के वादे को कई कठिन और दुर्गम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कम औद्योगिकरण और सड़क और बिजली सहित खराब बुनियादी ढांचा, शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों की विफलता और गहराई से जड़े जमाए अपराधी राजनेता गठजोड़। नीतीश ने अपनी तात्कालिक प्राथमिकताओं को लागू करने के लिए तुरंत अधिकारियों की एक टीम बनाने की कोशिश की। उन्होंने रामचंद्र प्रसाद सिंह को अपना प्रधान सचिव नियुक्त किया। आरसीपी सिंह ने केंद्र में कैबिनेट मंत्री के रूप में अपने विभिन्न कार्यकालों के दौरान नीतीश के साथ मिलकर काम किया था। हालांकि आरसीपी सिंह उत्तर प्रदेश कैडर के थे, इसलिए नीतीश ने उन्हें अपना भरोसेमंद सहयोगी बनाने की पूरी कोशिश की। आरसीपी सिंह बाद में जनता दल (यू) में शामिल हो गए और पार्टी व सरकार में नीतीश के दाहिने हाथ के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नीतीश ने आर के सिंह को भी पार्टी में शामिल किया।
1975 बैच के आईएएस अधिकारी सिंह, जो आडवाणी की रथ यात्रा रोकने के लिए मशहूर हुए, बिहार की जर्जर सड़कों की मरम्मत के लिए जिम्मेदार माने जाते थे। जमीनी स्तर पर सुशासन के अपने विचारों को लागू करने के लिए एक मजबूत टीम तैयार करने के बाद नीतीश को अब विधानमंडल की ओर रुख करना था। बिहार को राज्य के जर्जर सामाजिक आर्थिक ढांचे को संतुलित करने के लिए कई कानूनों की तत्काल आवश्यकता थी। नीतीश ने कानूनों का मसौदा तैयार करने में सहायता के लिए पीके शाही को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया। नीतीश एक कट्टर समाजवादी थे और यह उनकी शासन शैली में झलकता था, जिसे वे न्याय के साथ विकास कहते थे। जब नीतीश ने सत्ता संभाली तो पंचायत चुनाव नजदीक ही थे। नीतीश ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित करके एक साहसिक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसके अलावा 37% सीटें हाशिए पर पड़े समूहों के लिए आरक्षित की गईं, जिनमें अत्यंत पिछड़ा वर्ग 20%, अनुसूचित जाति 16% और अनुसूचित जनजाति 1% शामिल है। इस प्रकार नीतीश ने समाज के दो सबसे कमजोर वर्गों, महिलाओं और अब तक प्रतिनिधित्व न पाने वाली जातियों को कुछ सीमाओं के साथ राजनीतिक प्रतिनिधित्व प्रदान करने का प्रयास किया। पंचायत चुनावों में 54,000 से ज्यादा महिलाएं चुनी गईं, जिनमें 3,800 मुखिया और 18 जिला परिषद अध्यक्ष शामिल हैं। नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव समेत अपनी ही पार्टी के कई सदस्यों की राय के खिलाफ जाकर यह फैसला किया। नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई एक और महिला केंद्रित योजना हाई स्कूल की लड़कियों के लिए थी। उन्होंने ऐसी 8 लाख स्कूली लड़कियों को साइकिल खरीदने में मदद की। बाद में इस योजना का विस्तार लड़कों के लिए भी किया गया। इससे बड़ी संख्या में हाई स्कूल की छात्राएं और ज्यादा लगन से स्कूल जाने के लिए प्रोत्साहित हुई और इसे एक लोकलुभावन और प्रभावी योजना के रूप में सराहा गया। नीतीश कुमार के फैसले के अनुरूप ये पहल अगले विधानसभा चुनावों में महिलाओं के वोट हासिल करने में राजनीतिक रूप से भी कारगर साबित हुई। नीतीश कुमार द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण विधायी कदम कृषि उपज विपणन समिति एपीएमसी अधिनियम को निरस्त करना था। ये पुराना अधिनियम किसानों को अपनी पसंद के खरीदार को अपनी उपज बेचने से रोकता था और बिचौलियों और निहित स्वार्थों की जागीर बन गया था। इसने अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा चुकाई गई कीमत और किसानों को मिलने वाली कीमत के बीच एक बड़ा अंतर भी पैदा कर दिया। हालांकि ज्यादातर राज्य लंबे समय से इसे छोड़ने की योजना बना रहे थे, बिहार 2006 में इसे निरस्त करने वाला पहला राज्य बना। इससे किसानों को खुले बाजार में अपनी उपज सर्वोत्तम मूल्य पर बेचने की सुविधा मिली और साथ ही अनुबंध खेती का रास्ता भी खुला। सुधारों और त्वरित कार्रवाई के प्रति नीतीश का जुनून कई अन्य क्षेत्रों में भी स्पष्ट दिखाई दिया, जैसे एकल खिड़की निकासी, गन्ना आपूर्ति और खरीद, स्टाम्प शुल्क और मूल्य वर्धित कर, वैट सरलीकरण। जहां नीतीश ने विधायी उपायों के माध्यम से सुधारों को आगे बढ़ाना जारी रखा, वहीं उन्होंने प्रशासनिक मुद्दों पर भी कड़ी पकड़ बनाए रखी। विभिन्न विभागों की गहरी समझ रखने वाले और काम के प्रति जुनूनी माने जाने वाले नीतीश अपने मंत्रियों और नौकरशाहों से हर चीज पर नियंत्रण रखने की उम्मीद रखते थे। कैबिनेट की बैठकें नियमित होने लगी, मंगलवार की दोपहरें उनके लिए समर्पित होने लगी। पिछले 15 सालों से फाइलों को आगे बढ़ाने की आदि नौकरशाही ने अचानक समस्या समाधानकर्ता की भूमिका निभानी शुरू कर दी। कुछ नौकरशाहों को पारिवारिक जीवन की व्यस्तता से विचलित हुए बिना नीतीश के तेज तर्रार निर्णय लेने और लंबे काम के घंटों के साथ तालमेल बिठाने में कठिनाई हुई। नीतीश द्वारा लिए गए कुछ विधायी और नीतिगत फैसलों के नतीजे कुछ सालों बाद दिखे, इसलिए बिहार के लोगों को पुराने बिहार से कोई बड़ा बदलाव तुरंत नजर नहीं आया। बुनियादी ढांचे के प्रयास भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थे और जमीनी स्तर पर दिखाई देने में समय लगेगा। बदलाव मुख्यमंत्री कार्यालय और सचिवालय भवन के बाहर भी दिखाई देने चाहिए थे। कई विधायी कदम उठाने और नौकरशाही व प्रक्रियात्मक ढांचे स्थापित करने के बाद नीतीश ने उस काम को शुरू किया जिसे वे अपनी सबसे महत्वपूर्ण और निर्णायक परीक्षा मानते थे। कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा था जिसका जिक्र नीतीश अपने किसी भी चुनावी भाषण में करना नहीं भूलते थे। अब उन्हें कानून व्यवस्था वाले राज्य के अपने वादे को पूरा करना था। कानून का राज। बिहार कभी भी कानून व्यवस्था का प्रतीक नहीं रहा, लेकिन 1990 के दशक में इसने खुद को बर्बाद कर लिया और भारत के सबसे अराजक राज्यों में से एक बन गया। बिहार अपहरण, जमीन हड़पने, सुपारी लेकर हत्या करने और हर संभव अपराध का केंद्र बन गया था। बड़ा घर या कार खरीदना अपहरण और फिरौती को न्योता देना था, और अंधेरे के बाद बाहर निकलना भी। मुजफ्फरपुर, गया और भागलपुर जैसे व्यावसायिक शहरों की सड़कें और बाजार सूर्यास्त के बाद वीरान हो जाते थे। पूरे राज्य में जमीन और खाली पड़ी संपत्तियों पर अतिक्रमण बड़े पैमाने पर था।
पुलिस व्यवस्था और निष्पक्ष कानून व्यवस्था के अभाव में नागरिकों के पास कोई सहारा नहीं था। अपराध में इस तेजी से वृद्धि का एक और प्रमुख कारण राज्य के पुलिस बलों का व्यवस्थित रूप से कमजोर होना था। पुलिस से तत्कालीन सरकार के अधीन रहने की अपेक्षा की जाती थी। शुरुआत में केंद्रीकृत नियंत्रण एक अणे मार्ग से संचालित होता था। बाद में यह विकेंद्रीकृत हो गया और पुलिस राज्य में कहीं भी कुर्ता पहने किसी भी राजद नेता द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देने से हिचकिचाती थी। दरअसल जब कोई एसपी राजनेताओं या कुछ मामलों में विधायकों द्वारा समर्थित गुंडों से मिलने जाता था तो उन्हें अक्सर पेश होने से पहले अपने जूते उतारने पड़ते थे। शहाबुद्दीन जैसे बाहुबलियों के मामले में उनका एक फोन कॉल पुलिस और जिला प्रशासन के लिए अंतिम आदेश होता था। किसी कानून प्रवर्तन ढांचे के अभाव में बाहुबलियों ने इस कमी को पूरा करने के लिए उभारा। पुलिस विभाग की अक्षमता को समझते हुए लोग उनसे मदद मांगने लगे। ये बाहुबली न्याय प्रदाता बने और फिर खुद अपराधी बन गए। जन समर्थन से वे धीरे धीरे बिहार विधानसभा की सीटों तक पहुंच गए। इस समय तक पुलिस भी बाहुबलियों के दरबार में शरण ले चुकी थी। हालांकि ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य पुलिस विभाग कर्मचारियों की भारी कमी और अपर्याप्त प्रशिक्षण से जूझ रहा था। राजद के 15 साल के शासन के दौरान पुलिस भर्ती केवल एक बार आयोजित की गई थी और यह विवादों में घिर गई थी। राज्य पुलिस बल में अनुमानित 30,000 पद खाली रहे। नीतीश ने बिहार में व्याप्त अराजकता और आतंक को समाप्त करने के अपने मिशन का नेतृत्व करने के लिए अभयानंद से संपर्क किया। अभयानंद उस समय बिहार पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक एडीजी के रूप में कार्यरत थे। मृदुभाषी और नवोन्मेषी विचारक अभयानंद जल्द ही सुपर 30 के सह संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध हो गए। सुपर 30 ने पहली बार 2000 के दशक के अंत में सुर्खियां बटोरी जब इसने प्रतिष्ठित आईआईटी जेईई परीक्षा में सफलता के लिए कोचिंग के लिए चुने गए 30 बेहद गरीब छात्रों की लगभग 100% सफलता दर की सूचना दी। एक पूर्व डीजीपी के पुत्र अभयानंद अपनी ईमानदारी और दंडात्मक दृष्टिकोण के बजाय सुधारवादी दृष्टिकोण में विश्वास के लिए जाने जाते थे। नीतीश ने उन्हें संसाधनों और कड़े कानूनों के लिए विधायी समर्थन के मामले में पूर्ण समर्थन का वादा किया था। हालांकि अभयानंद ने बस खुली छूट मांगी थी। अफजल अमानुल्लाह एक और सम्मानित अधिकारी थे जिन्हें गृह सचिव के पद पर लाया गया था। उन्होंने पुलिस के साथ मिलकर कानून का राज स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी। ये सर्वविदित था कि पिछले 2 दशकों में पुलिस थाने खुद अपराध के बड़े अड्डे बन गए थे। थाने सस्ते, पान चबाने वाले, क्षुद्र नेताओं से भरे पड़े थे, जिनसे पुलिस खुद भी सांठगांठ रखती थी। पुलिस कई अपराधों में संलिप्त पाई गई या अक्सर उन्हें पहले से ही इसकी जानकारी थी। संक्षेप में, रक्षक ने अत्याचारी की भूमिका अपना ली थी और वह भी पूरी वैधता के साथ। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार के लिए नीतीश का पहला निर्देश ये था कि हर एफआईआर के परिणामस्वरूप 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया जाना चाहिए। इसके परिणामस्वरूप अगले 5 वर्षों में 54,000 आपराधिक मामलों में सजा हुई। नीतीश के सत्ता में आने के कुछ ही दिनों के भीतर लालू के साले और गोपालगंज से सांसद साधु यादव को बाढ़ राहत घोटाले के एक मामले में गवाही देने के लिए बुलाया गया। अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद साधु यादव देशव्यापी गिरफ्तारी वारंट लेकर फरार हो गया। यह वही साधु यादव था जिसे लालू के कार्यकाल में एक परिवहन आयुक्त को बंदूक की नोक पर एक अवैध आदेश पर हस्ताक्षर करने के लिए धमकाने के आरोप में पुलिस ने उसके ड्राइंग रूम में ही जमानत दे दी थी। कुछ महीने बाद जेडीयू के कद्दावर नेता आनंद मोहन को बल प्रयोग करके गिरफ्तार कर लिया गया। नीतीश की पार्टी के एक और विधायक सुनील पांडे अपने खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद फरार हो गए। हालांकि सरकार का संकल्प तब और भी मजबूत दिखाई दिया जब उसने बड़े बड़े बाहुबलियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए फास्ट ट्रैक अदालतें स्थापित करने का फैसला किया। इनमें राजद के शहाबुद्दीन, लोजपा के सूरजभान सिंह और जेडीयू के प्रभुनाथ सिंह शामिल थे। इस कद्दावर जेडीयू नेता को शामिल करने से राजनीतिक पक्षपात का तर्क समीकरण से हट गया। नीतीश सभी को ये संकेत देना चाहते थे कि कानून व्यवस्था के मामले में वो कोई समझौता या पक्षपात नहीं करेंगे। नीतीश के विश्वास पात्र अभयानंद ने कानून के शासन में जनता का विश्वास बहाल करने के लिए दोषसिद्धि पर जोर दिया। पुलिस की भूमिका के बारे में आम धारणा अपराधियों को गिरफ्तार करना या पकड़ना है। हालांकि गिरफ्तारियां तो बस शुरुआत है। पुलिस का असली काम सजा दिलाना है। गिरफ्तारियों और सजा के बीच इस बड़े अंतर ने पिछली सरकार के दौरान जनता और पुलिस दोनों का मनोबल गिराया था। राजनीतिक दबाव से हताश होकर पुलिस अधिकारी अक्सर अपराधियों को रिहा करने या सजा दिलाने के लिए मुठभेड़ जैसे न्यायिक उपायों का सहारा लेते थे। मामूली अपराधों के लिए भी दोषसिद्धि अपराधियों के लिए एक महत्वपूर्ण निवारक हो सकती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह उन्हें चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराती है, जिससे बड़ी संख्या में अपराधी राजनेताओं को वैधता मिलती है। इसके अलावा 1 या 2 साल की जेल की सजा भी अपराधियों को भविष्य में अपराध करने से रोकने के लिए पर्याप्त रूप से हतोत्साहित कर सकती है। उनके परिवारों को होने वाली असुविधा के अलावा नेटवर्क का विनाश, उनकी अनुपस्थिति में बढ़ती प्रतिस्पर्धा और प्रतिष्ठा और कथित शक्ति में गिरावट आमतौर पर रिहाई के बाद उनके आपराधिक करियर को फिर से शुरू करने में बाधा का काम करेगी। एफआईआर में दोषसिद्धि की ओर ले जाने वाली एक आम प्रवृत्ति यह है कि इससे लोगों का कानूनी व्यवस्था की दक्षता में विश्वास भी कम होता है। दोषसिद्धि जितनी महत्वपूर्ण थी, दोषसिद्धि का डर भी उतना ही महत्वपूर्ण था। अगर मनोवैज्ञानिक लड़ाई जीत ली गई, तो आधी लड़ाई पूरी हो गई। अभयानंद ने दोषसिद्धि बढ़ाने का एक दिलचस्प तरीका निकाला। उन्होंने सभी एसपी को केवल अवैध हथियार रखने के मामलों में दोषसिद्धि पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। बिहार में हो रहे जघन्य अपराधों की तुलना में ऐसे मामूली अपराध पर ध्यान केंद्रित करना शुरू में अजीब लग रहा था। हालांकि अभयानंद सही थे। आमतौर पर कोई भी बड़ा अपराध बिना बंदूक के नहीं किया जा सकता। इस प्रकार ये सभी बाहुबलियों और आपराधिक गिरोहों में दोषसिद्धि का एक सामान्य सूत्र बन सकता है। इसके अलावा इस मामले में अभियोजन सुनिश्चित करना अन्य अपराधों की तुलना में कहीं अधिक आसान था। एक प्रमुख कारण ये था कि इसमें स्वतंत्र गवाहों की आवश्यकता नहीं थी। छापेमारी अधिकारी 2 अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ अभियुक्त के विरुद्ध गवाही देने के लिए पर्याप्त होता। साक्ष्य और गवाही की एक अधिक मानकीकृत प्रक्रिया के साथ कुछ ही हफ्तों में दोषसिद्धि सुनिश्चित की जा सकती थी। हालांकि अधिकतम सजा अपेक्षाकृत कम थी, जो देसी हथियार रखने के लिए 3 साल से लेकर सामान्य बंदूक रखने के लिए 6 साल तक थी, लेकिन सजा का अपने आप में एक बड़ा निवारक मूल्य था। इससे अभियुक्त पर यदि लागू हो, जेल में रहते हुए अन्य गंभीर आरोप लगाना भी आसान हो गया। अभयानंद इन दोषसिद्धि की प्रगति की निगरानी के लिए प्रतिदिन रात 9 बजे से आधी रात के बीच व्यक्तिगत रूप से पुलिस अधीक्षकों को फोन करते थे। कुछ शुरुआती प्रतिरोध के बाद जब इस उपाय के परिणाम दिखने लगे, तो वो सभी को सहमत करने में सफल रहे। जनवरी 2006 में आर्म्स एक्ट के तहत 29 दोषसिद्धि से 2008 के अंत तक ये संख्या लगभग 25,000 हो गई। यह आंकड़ा उसी अवधि के दौरान अन्य सभी आईपीसी मामलों में हुई कुल 3,781 दोषसिद्धि से काफी ज्यादा लग रहा था। अभयानंद ने पुलिस अधीक्षकों से मामलों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत के विपरीत उल्टे कालानुक्रमिक क्रम में प्राथमिकता देने को भी कहा। इससे अड़चनों को रोकने में मदद मिली, क्योंकि पुराने मामलों का निपटारा मुश्किल होता है और इससे नए मामलों में भी देरी होती है, जिससे एक दुष्चक्र बन जाता है। ये तरीका कारगर साबित होता दिख रहा था। पुलिस अपना पक्ष रखने में सक्षम थी और लोगों को अचानक लगा कि कानून सही रास्ते पर चल रहा है। आर्म्स एक्ट के मामलों की त्वरित सुनवाई का अन्य प्रकार के मामलों पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा, जहां दोषसिद्धि ज्यादा जटिल थी। डकैती के मामलों की संख्या लगभग आधी रह गई, जो 2005 में 1191 से घटकर 2008 में 640 रह गई। डकैती और सड़क डकैती की घटनाएं 2004 में क्रमशः 2,909 और 287 से घटकर 2008 में क्रमशः 1,536 और 146 रह गई। बैंक डकैती जैसे अन्य अपराधों में भी उल्लेखनीय कमी आई। इन सजाओं का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रभाव अपहरण के मामलों में कमी के रूप में देखा गया, जो 2004 में 411 से घटकर 2008 में 66 रह गए। हालांकि ऐसे अन्य अपराध भी थे जिनमें इतनी कमी नहीं देखी गई। बिहार ने कानून व्यवस्था के मामले में शायद ही कोई मिसाल कायम की, लेकिन जिस रसातल में वो पहले ही डूब चुका था, उससे उबरकर उसने एक नया आयाम जरूर स्थापित किया। जहां सरकार ने अपराधों का तुरंत संज्ञान लिया और दंडात्मक कदम उठाए, वहीं नीतीश कुमार ने अपराधियों को पुनर्वास का लालच भी दिया। सरकार ने नकद प्रोत्साहन के साथ साथ बच्चों की शिक्षा के लिए धन और आत्मसमर्पण करने वाले अपराधियों के लिए घर बनाने जैसे लाभ भी दिए। नीतीश के शासन के पहले 4 महीनों के भीतर लगभग 200 कुख्यात अपराधियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार ने पुलिस सेवाओं को अस्थायी कर्मियों को आउटसोर्स करने का भी अभिनव प्रयास किया। राज्य सहायक पुलिस (एसएपी) नामक बल में लगभग 12,000 पद मुख्य रूप से सशस्त्र बलों के निचले रैंक के युवा सेवानिवृत्त कर्मियों द्वारा भरे गए। हथियारों और गोला बारूद के उपयोग में अच्छी तरह प्रशिक्षित और प्रचलित पुलिस संस्कृति से अछूते ये पुलिस बल अशांत क्षेत्रों में और हिंसक स्थितियों को नियंत्रित करने में अत्यधिक प्रभावी साबित हुए। नीतीश कुमार ने अनेक प्रशासनिक और विधायी उपायों के माध्यम से भ्रष्टाचार से निपटने में अपनी गंभीरता का परिचय दिया।
पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद बिहार प्रशासनिक सेवा के कर्मियों के चयन से जुड़े एक घोटाले के सिलसिले में बीपीएससी, बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और कई अन्य अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि नीतीश के लिए यह कोई आसान विकल्प या दृष्टिकोण नहीं था। नीतीश बिहार की राजनीति में बाहुबलियों, खासकर जाति और धार्मिक समूहों द्वारा समर्थित बाहुबलियों की भूमिका से अच्छी तरह वाकिफ थे। नीतीश ने ऐसे बाहुबलियों के समर्थन और उन पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाने के बीच संतुलन बनाकर अपनी राजनीतिक सूझबूझ का परिचय दिया। उल्लेखनीय है कि राजनीति के अपराधीकरण के राजद के प्रयासों की बार बार आलोचना करने के बावजूद नीतीश की अपनी पार्टी भी चुनाव दर चुनाव दागी उम्मीदवारों को मैदान में उतारने में पीछे नहीं रही। ऐसा प्रतीत होता है कि नीतीश अपनी चुनावी मजबूरियों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं के बीच स्पष्ट अंतर समझते थे। उन्होंने अपनी पार्टी में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को शामिल किया और अगर उनका चुनावी प्रभाव नहीं पड़ा तो दागी उम्मीदवारों को भी मैदान में उतारा। हालांकि उन्होंने पुलिस और कानून को ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने की पूरी छूट दी। दरअसल उन्होंने ऐसे मामलों के निपटारे में तेजी लाने के लिए अपनी प्रशासनिक मशीनरी पर दबाव डाला। इससे एक अपराधी की चुनावी सफलता और अभियोजन से छूट के बीच का संबंध स्पष्ट रूप से टूट गया। मोकामा के बाहुबली नेता अनंत सिंह के साथ नीतीश की नजदीकियों की काफी आलोचना हुई। कहा जाता है कि जब अनंत सिंह 2005 में जदयू के टिकट पर पहली बार जीते थे तो वे नीतीश को अपने निर्वाचन क्षेत्र में लाए थे और उन्हें सोने के गहनों से तौला था। एक बार जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि वे अनंत सिंह जैसे कुख्यात अपराधियों को क्यों गले लगाते हैं, तो नीतीश ने बेबाकी से जवाब दिया, राजनीति की अपनी मजबूरियां होती है। 2015 में अनंत सिंह को हत्या और अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इस कदम को मोटे तौर पर नीतीश के अपने पुराने प्रतिद्वंद्वी और अब नए सहयोगी लालू प्रसाद यादव के साथ राजनीतिक पुनर्गठबंधन का नतीजा माना गया। 2010 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किशनगंज के एक प्रमुख राजद नेता मोहम्मद तस्लीमुद्दीन का जदयू में शामिल होना इसका एक प्रमुख उदाहरण है। नीतीश मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में तस्लीमुद्दीन की पकड़ से अच्छी तरह वाकिफ थे। आलोचनाओं से बचने के लिए उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि उनका बेटा तस्लीमुद्दीन की बजाय जदयू के टिकट पर चुनाव लड़े। बुनियादी ढांचे पर जोर अगर नीतीश कुमार के प्रशासन के लिए अपराध से निपटना सबसे बड़ी चुनौती थी, तो बुनियादी ढांचा भी कम नहीं था। सड़कों की हालत कल्पना से भी बदतर थी। 2004 में सड़कों की औसत लंबाई 89 किलोमीटर थी, जबकि राष्ट्रीय औसत प्रति 1 लाख लोगों पर 260 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग -33 पर स्थित एक छोटे से बाजार, बेलागंज और गुलजाना गांव के बीच 7 किलोमीटर का सफर लगभग 1 घंटे का था। जब भी लालू प्रसाद यादव से उनके शासनकाल में सड़कों के बारे में पूछा जाता था, तो उनका एक मशहूर जवाब होता था। वो कहा करते थे, अमीरों के पास कारें होती हैं, गरीबों को सड़कों की जरूरत नहीं होती। दुर्भाग्य से उनकी यह मजाकिया बातें सच्चाई से कोसों दूर थीं। खराब सड़कें अक्सर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचने से, पुलिस को नरसंहार के दृश्यों तक पहुंचने से और उत्तरी बिहार के गरीबों को सालाना बाढ़ से बचने से रोकती थी। सड़कों की कमी से जूझ रहे ज्यादातर लोगों को लालू की चतुराई भरी बयानबाजी बेतुकी लगी। इसलिए लालू ने 2005 के चुनावों में वादा किया था कि अगर वे दोबारा सत्ता में आए तो बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों जितना चिकना बना देंगे। लेकिन वे सत्ता में वापस नहीं आए। सड़कों की यह खस्ता हालत न सिर्फ राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी का नतीजा थी, बल्कि सड़क निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार का भी। सबके लिए पैसा कमाना था। ठेके बड़ी रकम की धोखाधड़ी से दिए जाते थे। ठेकेदार मुनाफा कमाने के लिए घटिया सामग्री का इस्तेमाल करते थे और निरीक्षण करने वाले इंजीनियरों को खामियों को नजरअंदाज करने के लिए कमीशन मिलता था। बिचौलियों में हर खिलाड़ी, चाहे वो बड़ा हो या छोटा, का एक निश्चित प्रतिशत होता था, जिसमें स्थानीय दबंग भी शामिल था जो अपने इलाके में काम होने देता था, क्लर्क जो अफसरों के बीच फाइलें ले जाता था और लेखा अधिकारी जो अंततः भुगतान चेक पर हस्ताक्षर करता था। 1990 के दशक में 100 करोड़ रुपए का बिटुमिन घोटाला उजागर हुआ, जिसके बाद नौकरशाह बेहद सतर्क हो गए और कोई भी पहल करने से हिचकिचाने लगे और उन्होंने सुरक्षित रास्ता चुना। नतीजतन बीमार सड़क निर्माण विभाग 2004 और 2005 में केवल 385 किलोमीटर सड़कें ही बना सका। सड़क मामलों के प्रधान सचिव के रूप में आर.के. सिंह की नियुक्ति ने संकेत दिया कि यह नीतीश कुमार के एजेंडे में सबसे ऊपर था। आर.के. सिंह का ईमानदारी और कार्यकुशलता का एक लंबा इतिहास रहा है। नीतीश कुमार प्रशासन का एक घोषित उद्देश्य राज्य के किसी भी हिस्से से पटना तक 6 घंटे के भीतर पहुंच बनाना था। अपनी अनोखी शैली में आर.के.
सिंह ने व्यक्तिगत रूप से गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर में चल रही परियोजनाओं का औचक निरीक्षण किया। जब वे पटना की एक प्रमुख सड़क बेली रोड का निरीक्षण करने गए तो उन्होंने पाया कि बिटुमेन की मात्रा निर्धारित मानक से कम थी। उन्होंने तुरंत एक मामला दर्ज किया, इंजीनियर को निलंबित कर दिया और ठेकेदार, जो कि जेडीयू का एक वरिष्ठ नेता था, को काली सूची में डाल दिया। आर.के. सिंह के दृढ़ संकल्प ने उन्हें राजनेताओं, ठेकेदारों और जल्द ही अपने ही मंत्री के साथ संघर्ष में ला दिया। हालांकि आर.के. सिंह को नीतीश कुमार का समर्थन प्राप्त था। नौकरशाह को स्थानांतरित करने के बजाय उन्हें अगले फेरबदल में एक नया विभाग दिया गया। नीतीश के शासन के पहले 5 वर्षों में बिहार में सड़कों की लंबाई लगभग 10 गुना बढ़ गई। 2004-05 में बिछाई गई 385 किलोमीटर की तुलना में 2009-10 में 3474 किलोमीटर सड़कें बिछाई गई। अब यह औरंगाबाद शहर को पटना से जोड़ने वाली एक डबल लेन लिंक रोड का हिस्सा है। मानसून प्रवण नदियों पर बने नए पुलों की बदौलत इस हिस्से पर यात्रा का समय 1 घंटे से घटकर 15 मिनट रह गया है। राज्य के प्रमुख शहरों तक यात्रा का समय भी ज्यादातर मामलों में आधे से भी कम हो गया है। बिहार राज्य पुल निर्माण निगम BRPNN ने इसमें अहम भूमिका निभाई। बाढ़ प्रवण बिहार में पुल बनाने के लिए 1975 में गठित यह निगम बुरी तरह विफल रहा। अपने 30 साल के कार्यकाल में केवल 314 पुल बनाने के बाद 2005 तक इसे 17 करोड़ रुपए का घाटा हो गया था और यह अपने कर्मचारियों को वेतन देने में असमर्थ था। दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर तैनात बिहार कैडर के IAS अधिकारी प्रत्यय अमृत को वापस बुलाकर इस बीमार इकाई का प्रभार सौंपा गया। अमृत को कई रुकी हुई परियोजनाओं, जीर्ण शीर्ण पुलों और कई सड़क एवं रेलवे परियोजनाओं का काम सौंपा गया था, जो BRPNN द्वारा आवश्यक अंतिम पहुंच पुलों का निर्माण न कर पाने के कारण बंद हो गई थी। BRPNN उन इंजीनियरों के लिए एक धन संग्रह और सेवानिवृत्ति गृह बन गया था जो अपना समय यहीं बिताना चाहते थे। हालांकि अमृत ने कई पहलों के माध्यम से इसे बदल दिया। 2009 तक उन्होंने 518 पुलों का निर्माण कर लिया था, जबकि पिछले 30 वर्षों में ये संख्या 314 थी। व्यापार में 20 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई और इकाई ने अंततः 90 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ कमाया। कोसी बाढ़ राहत के लिए BRPNN का 20 करोड़ रुपए का योगदान मुख्यमंत्री राहत कोष में सबसे बड़ा योगदान था। स्वास्थ्य और शिक्षा। बिहार में स्वास्थ्य क्षेत्र 2005 तक इतना चरमरा गया था कि यह निम्न स्तरीय संतुलन पर पहुंच गया था। हालांकि राज्य भर में स्वास्थ्य केंद्रों का एक व्यापक नेटवर्क मौजूद था, लेकिन अधिकांश अपने उद्घाटन के बाद से बंद ही रहे। नियुक्त डॉक्टर अपनी निजी प्रैक्टिस बढ़ाने में इतने व्यस्त थे कि वे कभी उनसे मिलने नहीं गए। जो कुछ डॉक्टर वेतन पाते रहे, वे बहुत पहले ही बिहार छोड़कर महानगरों या विदेशों में बस गए थे। कंपाउंडर अपने सीमित चिकित्सा ज्ञान से इस कमी की पूर्ति करते थे और कुपोषित ग्रामीण बिहार में अक्सर अंतिम उपाय के रूप में खारे पानी का सहारा लेते थे। ज्यादातर मामलों में ये कारगर रहा और कंपाउंडर को एक प्रभावी चिकित्सक के रूप में सराहा गया, जो निश्चित रूप से अतिरिक्त शुल्क का हकदार था। हालांकि ज्यादातर दूरदराज के गांव इन कंपाउंडरों की सेवाएं भी नहीं ले सकते थे और नीम हकीमों और वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सकों की ओर रुख करते थे। इनमें से ज्यादातर स्वास्थ्य केंद्रों में नर्सों, दवाओं, यहां तक कि हर बीमारी का बुनियादी और सर्वमान्य बिहारी इलाज, खारा पानी तक का अभाव था। सबसे अच्छे स्वास्थ्य केंद्रों के पास अपनी इमारतें और कुछ जंग लगे लोहे के बिस्तर थे। सबसे खराब स्वास्थ्य केंद्र केवल कागजों पर या सिर्फ आधारशिला के रूप में मौजूद थे, जिन पर स्पष्ट रूप से उन्हें स्थापित करने वाले गणमान्य व्यक्ति का नाम अंकित था। स्वास्थ्य सेवाओं की लगातार खराब आपूर्ति, कम उम्मीदों और इसलिए कम मांग के साथ स्वास्थ्य क्षेत्र को घटिया संतुलन के जाल में फंसा दिया। न तो किसी ने सेवाओं की मांग की, न ही किसी ने उन्हें प्रदान किया। विडंबना स्वास्थ्य विभाग के विशाल संस्थागत आकार में निहित थी। लगभग 10,000 स्वास्थ्य केंद्र और लाखों डॉक्टर और पैरामेडिक्स केवल कागज पर मौजूद थे। कार्यात्मक केंद्र अपवाद थे, आदर्श नहीं। जो भी स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता थी, वे संघर्षरत निजी स्वास्थ्य केंद्रों द्वारा प्रदान की गई। अक्सर ये केंद्र सरकारी वेतन पर डॉक्टरों द्वारा चलाए जाते थे, जिन्हें सरकारी अस्पतालों में काम करना चाहिए था। अजीब बात है कि जब तक इस पर गहराई से विचार नहीं किया गया, तब तक ये कोई समस्या नहीं लगी। 2004-05 में एक स्वास्थ्य केंद्र में आने वाले रोगियों की औसत संख्या 39 प्रति माह अनुमानित थी। संस्थानों में 2% से भी कम बच्चे पैदा हुए। बिहार में कुल प्रजनन दर और जन्म दर सबसे अधिक थी, जिसके कारण जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई।
2005 में शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से लगभग 25% अधिक थी। नीतीश कुमार प्रशासन के सामने चुनौती बिहार की बिगड़ती स्वास्थ्य सेवा व्यवस्था को सुधारना था। पहला कदम स्वास्थ्य केंद्रों तक दवाओं की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना था। दवाओं के बिना चिकित्सा सलाह भले ही उपलब्ध हो, गरीब मरीजों के लिए बहुत कम उपयोगी होगी। जुलाई 2006 तक सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाले मरीजों की औसत संख्या कुछ महीने पहले के दोहरे अंकों से बढ़कर 2700 हो गई थी। सरकार ने प्रसव के लिए संस्थागत सुविधाओं का उपयोग करने वाली महिलाओं के लिए नकद प्रोत्साहन भी शुरू किया। इससे शिशु और मातृ मृत्यु दर में उल्लेखनीय कमी आई। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डॉक्टरों की उपस्थिति की निरंतर निगरानी के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया गया। कारण बताओ नोटिस जारी किए गए और अनुपस्थिति की स्थिति में बर्खास्तगी की गई। अभियान चलाए गए, जैसे 2010 को शिशु वर्ष और 2011 को सुरक्षित मातृत्व वर्ष घोषित करना। टीकाकरण अभियान शुरू किए गए और प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत 2005 में 17% से बढ़कर दिसंबर 2010 में 66% हो गया। बिहार दुनिया के उन अंतिम बचे स्थानों में से एक होने के लिए कुख्यात था जहां पोलियो अभी भी व्याप्त था। एक समर्पित पोलियो अभियान ने इस बीमारी को जड़ से खत्म करने में मदद की। वास्तव में पोलियो उन्मूलन कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता इतनी थी कि 2010 में सरकारी कर्मचारियों की राज्यव्यापी हड़ताल के दौरान भी पोलियो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अपने शिविरों में आते रहे। इन बदलावों के लिए कुछ नवीन सोच की भी आवश्यकता थी। बुनियादी ढांचे में सुधार और स्वास्थ्य देखभाल केंद्रों में प्रसव को बढ़ावा देने के अभियानों के बावजूद लगभग 40% महिलाएं अभी भी घर पर ही प्रसव करा रही थीं। इनमें से अधिकांश प्रसव एक विशेष जाति रविदास की महिलाओं द्वारा कराए जा रहे थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस समुदाय की महिलाएं सदियों से प्रसव में सहायता करती रही थी और महिलाएं उनके हाथों में सुरक्षित महसूस करती थीं। एक अनूठी पहल के तहत सरकार ने 2000 रविदास महिलाओं को औपचारिक व्यवस्था में शामिल किया, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें एक किट प्रदान की और उन्हें प्रति प्रसव 100 रुपये देने का निर्णय लिया। इस पहल से शिशु मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर दोनों में उल्लेखनीय कमी आई। बिहार में शिक्षा की स्थिति अन्य क्षेत्रों से बेहतर नहीं थी, ये बदतर थी। सड़क, बिजली और कानून व्यवस्था जैसी अन्य आवश्यक आवश्यकताओं के अभाव में शिक्षा एक विशेषाधिकार लगती थी, तत्काल प्राथमिकता नहीं। वास्तव में साक्षरता के मामले में बिहार लंबे समय से देश के सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से एक रहा है। अब नीतीश कुमार के शासन के कुछ ही वर्षों में बिहार की सड़कों पर साफ सुथरी सफेद और नीली सलवार कमीज पहने किशोर लड़कियों का एक समूह साइकिल से स्कूल आता जाता दिखाई देने लगा था। नीतीश कुमार सरकार ने शिक्षा की स्थिति की निगरानी के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य मानकों में सुधार के प्रयास किए। 200,000 से अधिक प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए एक व्यापक भर्ती अभियान शुरू किया गया। परिणामस्वरूप छात्र शिक्षक अनुपात 2005 में 96 से बढ़कर 2011 में 58 हो गया। इसी अवधि के दौरान प्राथमिक विद्यालयों में औसत वार्षिक स्कूल छोड़ने की दर 36% से घटकर 6% हो गई। स्वास्थ्य क्षेत्र की एक बड़ी समस्या अनुपस्थिति शिक्षा के क्षेत्र में भी उतनी ही गंभीर समस्या थी। 2005 से पहले बड़ी संख्या में सरकारी स्कूल साल में 100 दिन भी नहीं खुलते थे। अन्य स्कूलों में स्टाफ की कमी थी और नियुक्त शिक्षकों में भी अनुपस्थिति की दर बहुत ज्यादा थी। इस कमी को निजी स्कूलों ने पूरा किया, जो गुणात्मक रूप से सरकारी स्कूलों से शायद ही बेहतर थे, फिर भी साल में कम से कम 300 दिन खुलते थे। नीतीश कुमार प्रशासन ने व्यवस्था की मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए कई पहल शुरू की, जिनमें कुछ नवीन उपाय भी शामिल हैं। ऐसी ही एक पहल मिडिल और हाई स्कूल के छात्रों में स्कूल छोड़ने की उच्च दर को कम करने के लिए छात्राओं को साइकिल और यूनिफॉर्म के लिए नकद राशि प्रदान करना था। नकद राशि प्रदान करने के खिलाफ तर्क ये था कि कोई भी माता पिता अपनी बेटियों को उचित यूनिफॉर्म के बिना स्कूल जाते नहीं देखना चाहेंगे। इसी तरह एक साइकिल न केवल परिवार के लिए धन का सृजन करेगी, बल्कि एक मूल्यवान संसाधन प्रदान करके परिवार में लड़की की स्थिति को भी बढ़ाएगी। समय के साथ इसके लाभ सर्वविदित हो गए और इन लाभों की व्यापकता ने धन के किसी भी दुरुपयोग के विरुद्ध सामाजिक दबाव पैदा किया। श्रम अध्ययन संस्थान आईजीडी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2005 में बिहार स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य था, लेकिन 2010 तक ये औसत स्तर पर पहुंच गया। इसी प्रकार उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी कई पहल की गई। उदाहरण के लिए विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को 3 प्रमुख दायित्वों को शीघ्र पूरा करने का आदेश दिया गया: प्रवेश प्रक्रिया समय पर पूरी करना, समय पर परीक्षाएं आयोजित करना और समय पर परिणाम घोषित करना।
ऐसे राज्य में जहां 3 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम को 4 वर्षों में पूरा करना आम बात हो गई थी, यह एक स्वागत योग्य बदलाव था। नीतीश कुमार को राज्य में कई उच्च शिक्षा संस्थान और मेडिकल कॉलेज लाने का श्रेय भी दिया जाना चाहिए, जिनमें प्रतिष्ठित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स भी शामिल है। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय, जो मूल रूप से 5वीं और 13वीं शताब्दी के बीच संचालित था, का पुनरुद्धार एक और मास्टर स्ट्रोक था। यह अर्थव्यवस्था है। 2000 के दशक की शुरुआत में बिहार की अर्थव्यवस्था 3.5% की दर से बढ़ी, जो राष्ट्रीय औसत 7% का लगभग आधा था। 2004-05 में राज्य के व्यय, जैसे ब्याज भुगतान और वेतन एवं पेंशन भुगतान, राज्य की आय से अधिक हो गए। हालांकि नीतीश के कार्यकाल के पहले 5 वर्षों 2006 और 2011 के बीच राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी की वृद्धि दर तिगुनी होकर 12% से अधिक हो गई। ये राष्ट्रीय औसत 8.44% से काफी अधिक थी और देश के सबसे तेजी से बढ़ते राज्य गुजरात से थोड़ा ही पीछे थी। अगले 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था का ढांचा भी कृषि से विनिर्माण और सेवाओं की ओर स्थानांतरित होने लगा। राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में कृषि का योगदान 29% से घटकर 18% हो गया। आलोचकों का मानना है कि यह बदलाव मुख्य रूप से निर्माण क्षेत्र में तेज वृद्धि के कारण हुआ, जिसका औसत 25% था। 2004 में देश के कुल निजी निवेश में बिहार का योगदान केवल 0.1% था। 2005 में देश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी में उद्योग का योगदान केवल 3.2% था, जबकि राष्ट्रीय औसत 20% था। बिहार के 38 जिलों में से 10 में कोई मध्यम या बड़े पैमाने का उद्योग नहीं था। कुल मूल्यवर्धन का 85% केवल 3 क्षेत्रों से आया: तंबाकू, खाद्य और पेय पदार्थ और पेट्रोलियम उत्पाद। गन्ना पेराई जैसे पारंपरिक उद्योग, जो कभी देश के गन्ना उत्पादन में लगभग 1/4 का योगदान करते थे, अब बंद हो चुके हैं। बिहार में उद्योग के विकास में बाधा डालने वाला एक अन्य कारक खराब बुनियादी ढांचा था, जिसमें सड़कें, अविश्वसनीय बिजली और अविकसित संचार नेटवर्क शामिल थे। राज्य के कुल बिजली उत्पादन में पारेषण और वितरण घाटा 40% था। इसके अलावा नौकरशाही बाधाएं भी थीं, कार्यशील पूंजी की कमी, भूमि की अनुपलब्धता और सबसे महत्वपूर्ण, अत्यंत खराब कानून व्यवस्था की स्थिति। व्यवसायिक जबरन वसूली और अपहरण के प्रमुख लक्ष्य थे। 2004 में पटना के एक प्रमुख व्यवसायी एसएम सहाय के अपहरण ने राज्य को बदनाम किया। यहां तक कि जमशेदपुर में लोहा और इस्पात, धनबाद में कोयला, बरौनी में पेट्रोलियम रिफाइनरी या डालमियानगर में सीमेंट जैसे भारी औद्योगिक केंद्र भी या तो कुछ परिवारों के नियंत्रण में थे या इससे भी बदतर, धनबाद की तरह माफिया के नियंत्रण में थे। ये उद्योग न केवल क्षेत्रीय रूप से केंद्रित थे, बल्कि स्थानीय बाजार के साथ कोई अपस्ट्रीम या डाउनस्ट्रीम संपर्क भी विकसित करने में विफल रहे। इस प्रकार क्षेत्रीय रूप से सीमित भारी उद्योग संघर्षरत कृषि क्षेत्र के लिए सहायक उद्योगों या रोजगार के अवसरों के संदर्भ में कोई अतिरिक्त प्रभाव डालने में विफल रहे। एकमात्र अपवाद चीनी उद्योग था, जिसकी लगभग 40% क्षमता सहकारी क्षेत्र में थी। 20वीं सदी के पहले 3 दशकों में बिहारी श्रमिकों की निरंतर आपूर्ति भारतीय उद्योग, विशेष रूप से बंबई और अहमदाबाद की कपड़ा मिलों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। स्थापित प्रवासन पैटर्न ने स्थानीय भूस्वामियों को औद्योगिक क्षेत्र में विविधता लाने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं दिया। इस प्रकार सदी की शुरुआत से ही बिहार औद्योगिक विकास के अधिक समृद्ध केंद्रों के लिए एक पोषक अर्थव्यवस्था के रूप में कार्य करता रहा। स्वतंत्रता के बाद बिहार में शायद ही कोई प्रमुख मांग बाजार था और इसके निवासियों की प्रति व्यक्ति आय सभी राज्यों में सबसे कम थी। श्रम संसाधनों के मामले में बिहार को महत्वपूर्ण जनसांख्यिकीय लाभ प्राप्त था। हालांकि ये कार्यबल लगभग पूरी तरह से अकुशल था और अन्यत्र आसानी से उपलब्ध था, जिसके कारण प्रवासन में कोई झिझक नहीं थी। केंद्र सरकार की माल भाड़ा समानीकरण नीति ने राज्य के विशाल खनिज भंडारों से होने वाले संभावित लाभों को समाप्त कर दिया। इस स्थल रुद्ध राज्य के लिए औद्योगिक रुग्णता अपवाद के बजाय आदर्श बन गई। 2001-02 तक राज्य की लगभग 28.3% पंजीकृत इकाइयां बंद हो चुकी थीं। मानो ये पर्याप्त न हो, बिहार राज्य वित्त निगम और बिहार राज्य ऋण एवं निवेश निगम जैसी वित्तीय एजेंसियां भी अपने ऋणों की कम वसूली के कारण बीमार पड़ गईं। राज्य ने निवेश को बढ़ावा देने और अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए कई सुधार लागू किए, जिनमें से कुछ के परिणाम नीतीश कुमार के पहले कार्यकाल के अंत तक दिखने लगे। बिहार राज्य के लिए विशेष दर्जे की मांग करके केंद्रीय संसाधनों में अधिक हिस्सेदारी की भी पैरवी करता रहा है।
नीतीश कुमार इस मुद्दे पर मुखर रहे हैं और अक्सर केंद्र सरकार के रुख से उनका टकराव रहा है। जब रतन टाटा 2008 में पटना आए, तो उन्होंने 30 साल बाद राजधानी की अपनी यात्रा की पुष्टि की। उनकी दोनों यात्राएं किसी व्यापारिक यात्रा के लिए नहीं, बल्कि एक अदालती मामले के सिलसिले में थी। विश्व बैंक की व्यापार करने में आसानी के लिए भारतीय शहरों की सूची में पटना दिल्ली के बाद दूसरे स्थान पर था। 2010 में प्रस्तावित निवेश कुल निवेश का 1.5% था। बिहार के आकार की तुलना में कम, लेकिन कुछ साल पहले बिहार ने जो आकर्षित किया था, उसकी तुलना में महत्वपूर्ण। हालांकि नीतीश को जल्द ही एहसास हो गया कि बिहार को निवेश और औद्योगिकरण के नक्शे पर लाना उनके अन्य सुधारों जितना आसान नहीं होगा। रतन टाटा ने 2008 की अपनी यात्रा में इस बात को इस रूपक के माध्यम से समझाया कि एक टूटी हुई कार वाला व्यक्ति बिजली, पानी, टेलीफोन और अन्य सुविधाओं वाले घर में शरण लेगा, न कि किसी जर्जर झोपड़ी में। जैसा कि उनका मतलब था, बिहार को अभी लंबा रास्ता तय करना था। सोशल इंजीनियरिंग हालांकि विकास वोट लाएगा, नीतीश जानते थे कि जाति का कारक भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जाति से कुर्मी होने के कारण उन्हें पता था कि सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें अपनी जाति के समर्थन की आवश्यकता होगी, लेकिन वे किसी एक जाति के नेता के रूप में पहचाने नहीं जाना चाहते थे। नीतीश के सत्ता में आने के साथ कुर्मियों ने बिहार पर शासन करने की अपनी बारी मान ली, ठीक वैसे ही जैसे लालू प्रसाद यादव के सत्ता में आने पर यादवों ने की थी। नीतीश इस समस्या को बढ़ने से पहले ही सुलझाना चाहते थे। मार्च 2006 में होली से ठीक एक दिन पहले एक कुर्मी व्यक्ति ने 5 रुपये के मामूली विवाद में एक मुस्लिम सड़क किनारे विक्रेता को गोली मार दी। ये घटना नालंदा में हुई, जो कुर्मियों का गढ़ और नीतीश का गृह जिला है। ये सरकार के लिए एक अग्नि परीक्षा थी, जिसने हमेशा अपराध के मामलों में नियमों की कसम खाई थी। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, अपराधी को पकड़ लिया और 6 महीने के भीतर उसे दोषी ठहराया। बिहार के गहरे जातिगत पूर्वाग्रह को उजागर करने वाली एक और घटना कुछ ही महीनों बाद उसी नालंदा जिले के चंडी नामक गांव में हुई। संयोगवश नवनिर्वाचित मुखिया नाई जाति से थे, जो जाति पदानुक्रम में कुर्मियों से कई पायदान नीचे थी। हालांकि ग्राम शिक्षा समिति या ग्राम शिक्षा परिषद की एक बैठक में उन्होंने बैठक स्थल पर उपलब्ध एकमात्र कुर्सी पर बैठने का अक्षम्य अपराध किया। परिषद के कुर्मियों को या तो खड़े होने या जमीन पर बैठने के लिए मजबूर किया गया। इससे वे क्रोधित हो गए और कुछ दिनों बाद मुखिया की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपने संकल्प के अनुरूप सरकार ने हत्यारों को पकड़ने और अपराध के मात्र 3 महीने के भीतर उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाने का हर संभव प्रयास किया। ऐसे मामलों ने नीतीश की विश्वसनीयता को बढ़ाने में मदद की और यह संकेत दिया कि वे जाति या धर्म के बहकावे में नहीं आएंगे। नीतीश का अगला काम लालू द्वारा सावधानीपूर्वक तैयार किए गए मुस्लिम पिछड़े वोट बैंक को तोड़ना था। पिछड़ी जातियों के एकीकरण के विरुद्ध उन्होंने सबसे पहले आरक्षण और अन्य लाभों के आवंटन के संबंध में मौजूदा जाति समूहों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया। आयोग ने सरकारी लाभों तक बेहतर पहुंच के लिए अनुसूचित जाति श्रेणी में और वर्गीकरण की सिफारिश की। नीतीश ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया, जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जाति वर्ग की मौजूदा 22 उपजातियों में से 21 को महादलित के रूप में मान्यता दी गई। रामविलास पासवान के नेतृत्व वाले दुसाध, जो अनुसूचित जाति वर्ग का 31% है, को इस सूची से बाहर कर दिया गया। हालांकि कानून में कहा गया था कि महादलितों के लिए निर्धारित लाभ भूमिहीन दुसाधों को भी मिलेंगे, लेकिन समुदाय के क्रीमी लेयर को इससे बाहर रखा जाएगा। इस प्रकार नीतीश महादलितों में फूट डालने और उनका समर्थन और वोट हासिल करने में सफल रहे। नीतीश ने यह भी सुनिश्चित किया कि मुसलमान उन्हें एक धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में देखें और भाजपा के साथ गठबंधन को केवल एक प्रशासनिक गठबंधन के रूप में देखें, न कि एक वैचारिक गठबंधन के रूप में। अमानुल्लाह की गृह सचिव के रूप में नियुक्ति ने पहले ही एक सकारात्मक संदेश भेज दिया था। 1989 के भागलपुर दंगों के मामले के दोबारा खुलने और दोषसिद्धि ने मुसलमानों के बीच इस विश्वास को और मजबूत किया। ये देश में उन दुर्लभ उदाहरणों में से एक था जहां किसी दंगा मामले में दोषसिद्धि और सजा सुनाई गई थी। इस मामले के ज्यादातर आरोपी यादव थे। यही वजह है कि कई लोगों का मानना था कि लालू प्रशासन के तहत यह मामला इतने लंबे समय तक लटका रहा। नीतीश ने संसद में दलित मुसलमानों और दलित ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने का मुद्दा भी उठाया, जिससे उन्हें पसमानदा मुसलमानों का समर्थन मिला। पसमानदा निचली जाति के मुसलमान माने जाते हैं और बिहार में मुस्लिम वोटों का लगभग 80% हिस्सा है। नीतीश ने जाति विभाजित समाज में बिहारी गौरव की एक साझा पहचान बनाने की भी कोशिश की। देश के अन्य हिस्सों में बिहारी अक्सर उपहास का विषय रहे हैं और इसलिए वे अक्सर अपनी पहचान बताने से भी हिचकिचाते थे।
यह अन्य राज्यों के बिल्कुल विपरीत था, जो महाराष्ट्रियन या गुजराती होने जैसी अपनी राज्य पहचानों को गर्व से प्रदर्शित करते थे। बिहार में जाति ने लंबे समय से प्राथमिक उपराष्ट्रीय पहचान की जगह ले ली थी। नीतीश की टीम ने 2010 में बिहार दिवस का आयोजन शुरू किया, बिहारी पहचान का जश्न मनाने और उस पर गर्व करने के लिए।